नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं शिक्षालय के मंच पे। तो मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ 2 क्लास लिया था पिछले, और उसमें भारतीय संविधान के विकास का क्रमवार हमने अध्ययन किया था। और पहले क्लास में मैंने विश्व के संविधान के इतिहास का विकास का मैंने चर्चा किया था कि संवैधानिक व्यवस्था कैसे आधुनिक समय में लोकतांत्रिक युग में लागू किया गया पूरे विश्व में। और उसके बाद द्वितीय चरण में मैंने भारत के संविधान के विकास में कौन कौन से अधिनियम का महत्वपूर्ण योगदान रहा था उसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज का जो क्लास है तो उसमें हम लोग, जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया भी था आप लोगों को कि भारतीय संविधान के विकास में जो विकास का इतिहास रहा है वो 3 चरणों में रहा है। पहला चरण जो है वो 1600 ईस्वी से जो उसका 1757 ईस्वी तक रहा है। 1600 ईस्वी से 1757 जो कि प्लासी के युद्ध तक, जब उस समय कंपनी जो भारत में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो उस समय उसका फोकस क्या था? व्यापारिक कामों पर, है ना। राजनीतिक उसका काम नहीं था। लेकिन 1757 के बाद कंपनी का काम व्यापारी के साथ साथ प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप होने लगा और वो बढ़ता चला गया। तो ये प्रथम चरण। द्वितीय चरण की शुरुआत जो होती है तो वो महत्वपूर्ण अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है, जो कि 1853 के चार्टर्ड एक्ट तक जाता है। तो उस समय सीधे कंपनी का राजनीतिक व्यवस्था में पूरी तरह से नियंत्रण भारत पे हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और तृतीय चरण को हम लोग देखते हैं तो 1858 से लेकर के 1947 का चरण देखते हैं, जिसमें कंपनी का शासन का समाप्त हो गया और डायरेक्ट ब्रिटिश ताज का शासन भारत पे हुआ। तो ये 3 चरणों में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे गतिविधियां या कौन कौन से ऐसे अधिनियम को पारित किया गया जो कि भारतीय संविधान के विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो प्रथम चरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो 2 राजलेख प्रथम चरण में जारी किया गया। एक राजलेख 1600 ईस्वी का राजलेख था और दूसरा राजलेख था जो कि 1726 ईस्वी का राजलेख था। ये प्रथम चरण में हम लोग इसको निरूपित करते हैं कि 2 राजलेख था। इस राजलेख के माध्यम से कंपनी के शासन को, कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित किया गया था, मेनली व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से। तो हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था कि जो 1600 ईस्वी का जो राजलेख था, जिसके माध्यम से ब्रिटेन में, लंदन में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, जिसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया था। और इस कंपनी में ब्रिटेन के बड़े बड़े व्यापारियों का हिस्सा था। और जो इन व्यापारियों को हम लोग इनके समूह को हम लोग क्या कहते थे? बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स कहते थे इसको। जो इसमें सभी व्यापारियों का जो अंशधारक थे कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स करते थे। और इसी बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स में से 24 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, जो कि भारत में कंपनी के व्यापारिक मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय करने का जो उसको शक्ति दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से। तो ये 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, यही कंपनी को संचालित करती थी लंदन से। और यहाँ कंपनी का एक गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। यहाँ के ब्रिटिश प्रांतों में एक कंपनी का एक गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। और ये गवर्नर को जो 24 कंपनी के गवर्नर को जो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को थे जो, उनको नियम बनाने का और अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया कि जो नियम बना सकती है कंपनी के व्यापार से संबंधित, है ना। तो और इसी व्यापार को संचालित करने के लिए, व्यापारिक गतिविधियों को प्रशासित करने के उद्देश्य से कंपनी ने बम्बई, मद्रास और कोलकाता में प्रेसिडेंसी शहर बसाया। उसी के माध्यम से आप लोग देखते हैं कि चूँकि इनका तो मुख्यतः व्यापार समुद्री मार्ग से होता था, तो समुद्र के किनारे बंदरगाहों का निर्माण किया इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और वो बंदरगाह के आसपास उन्होंने शहर की स्थापना कर दी। उसमें महत्वपूर्ण 3 शहर, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी शहर, जो कि कंपनी के अधीन था, महत्वपूर्ण है ना। अब देखिए, अब इसी के प्रथम चरण में दूसरा महत्वपूर्ण राजलेख 1726 का राजलेख आया। अब इस 1726 का राजलेख लाने के पीछे क्या महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ गई? तो देखिए, उस समय
जब कंपनी भारत में आई थी तो उस समय भारत की केंद्रीकृत सत्ता काफ़ी मजबूत थी, केंद्र बहुत मजबूत था। उस समय मुगल थे भारत के शासन पे, मुगल थे, है ना। अब ये मुगल उस समय मजबूत मुगल शासक अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक काफ़ी मजबूत रहा, केंद्रीकृत मुगल साम्राज्य काफ़ी मजबूत रहा। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उनके मरने के बाद मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ती चली गई और कई देसी रियासतों का उदय होने, जैसे अवध है ना, बंगाल, हैदराबाद, और ये लोग छोटे छोटे रियासत थे, आपस में संघर्ष में कई अन्य देसी रियासतों का उदय हुआ और ये आपस में संघर्ष करते रहते थे। अब देसी रियासतों के बीच संघर्ष का लाभ कंपनी उठाने लगी। कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य हो गया कि इन छोटे छोटे रजवाड़ों को आपस में लड़ाएं और अपना हित साधें, है ना। तो इस उद्देश्य से कंपनी को भारत में बहुत कुछ निर्णय वगैरह कंपनी गवर्नर को लेने की आवश्यकता पड़ती थी। तो कंपनी के जो गवर्नर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समान भारत के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया 1726 के आज्ञा पत्र के माध्यम से, कि कंपनी का जो गवर्नर है, जो बंगाल का या मद्रास का या बम्बई का गवर्नर है, उसको जो लंदन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो नियम बनाती थी उसी के समान नियम बनाने का अधिकार कंपनी के गवर्नर को दे दिया गया। और ये जो नियम गवर्नर बनाते थे, नियम बनाने के बाद उसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उसको भेज देते थे कि हमने ये नियम बना दिया, आप इसको अनुमोदित कर दें। तो इस तरह से गवर्नर के ताकत को बढ़ाया गया। ताकि क्यों बढ़ाया गया, तो कई प्रशासनिक स्थितियां उत्पन्न होती थी जिसके कारण गवर्नर को निर्णय लेना पड़ता था। अब वो निर्णय लेने के लिए वो लंदन में बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स थे, अब आप उस समय का आशा कीजिए, कल्पना कीजिए कि उस समय संचार का इतना साधन नहीं था। अब कोई भी चीज़ को, पत्र को भेजने, कुछ आज्ञा पत्र को लेने में महीनों का समय लगता था। तो इसके लिए उतना संचार साधन था नहीं, तो स्थानीय स्तर पर गवर्नर को ये पावर दे दिया गया कि वो अपने भारत के संदर्भ में शासन करने, मतलब कि कोई भी अगर नियम विधि बनाना है तो, क्योंकि कंपनी का हस्तक्षेप भारत के प्रशासन में बढ़ता जा रहा था उस काल में, तो उसको नियम आदि बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो द्वितीय चरण की शुरुआत हम लोग 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण घटना चक्र भारत में हुआ। जैसे कंपनी धीरे धीरे भारत में अपना पैर पसारने लगी थी। कंपनी के गवर्नर अपने को ताकतवर सिद्ध करने का कोशिश कर रहे थे और पहला भारतीयों से कंपनी का पहला प्रत्यक्ष जो संघर्ष हुआ वो हुआ 1757 में पलासी के युद्ध में, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, उनके साथ जो कंपनी के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, उसके साथ उनका प्रत्यक्ष मुठभेड़ हुआ, प्रत्यक्ष युद्ध हुआ, जिसको हम लोग प्लासी का युद्ध कहते हैं। प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध में क्या हुआ कि पूरी तरह से सिराजुद्दौला की हार हुई। स्थानीय उनके जो मंत्री लोग थे, उनके जो सहायक लोग थे, उनके साथ नहीं दिया, उनके साथ धोखेबाजी के जो भी हो, वो ऐतिहासिक आप लोग पढ़े होंगे, जब भारत का इतिहास पढ़े होंगे आप, आधुनिक काल का भारत का इतिहास, तो उसमें ज़रूर पढ़े होंगे सिराजुद्दौला के बारे में। तो यहाँ हम ये बताएंगे कि जो उनकी हार हुई तो कंपनी का अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर नियंत्रण हो गया। अब कंपनी मीर जाफर, उसके बाद मीर कासिम के माध्यम से बंगाल पे अपना नियंत्रण स्थापित कर रही थी, लेकिन पुनः मीर कासिम जो बंगाल के गवर्नर, बंगाल के जो नवाब बने थे, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम कंपनी के चुंगल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे और कंपनी के चुंगल से बाहर निकलने की कोशिश में मीर कासिम और कंपनी के बीच एक और युद्ध हुआ। अब मीर कासिम अकेले युद्ध नहीं लड़े, उन्होंने गठबंधन किया किसके साथ, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ उन्होंने समझौता किया। अब इस समझौता में जो कंपनी के साथ उनका युद्ध हुआ 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। जिसमें कंपनी की
ये जो संयुक्त सेना की इनकी हार हुई और कंपनी विजयी हुआ और बंगाल पर उनका प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया और उनकी बंगाल के दीवानी का अधिकार शाह आलम द्वितीय से उन्होंने इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था, 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि, उसके माध्यम से उन्होंने प्राप्त कर लिया बंगाल का दीवानी अधिकार और बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कंपनी का हो गया। उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे जो बंगाल के गवर्नर थे। तो अब देखिए 1765 में कंपनी का काम तो मुख्यतः व्यापार करना था। अब वहाँ उसके कर्मचारी और अधिकारी अब व्यापार के साथ साथ शासन भी करने लगे। तो अब इसमें क्या हुआ कि उस दौरान में 1773 से क्या कहते हैं 1765 से लेकर 1773 का जो काल था वो बंगाल के लिए काफ़ी खराब, काफ़ी भ्रष्टाचार युक्त, बंगाल के शोषण का काल था। इसमें कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बंगाल को काफ़ी शोषित किया और जब इसकी भनक ब्रिटिश संसद को लगी तो ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण अधिनियम को पास किया जिसको कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं, है ना। और इसके माध्यम से कंपनी पर प्रत्यक्ष संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया कि अब संसद के बनाए गए नियमों कानूनों के अधीन कंपनी को काम करना है, कंपनी अपने मन से कोई काम नहीं कर सकती है। इस उद्देश्य से ये अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, है ना। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि पहला प्रावधान था कि जो पहले प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत के गवर्नर अलग अलग होते थे, उन पर किसी का एकीकृत नियंत्रण था नहीं। तो बंगाल के गवर्नर को, उस समय बंगाल के गवर्नर थे, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि अब बंगाल का गवर्नर जो था वो भारत ब्रिटिश जो कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख शीर्ष पर, यानी हायरार्की के शीर्ष पर, ये हायरार्की है उसके शीर्ष पर ये बंगाल के गवर्नर आ गए, है ना। ये बंगाल के गवर्नर हायरार्की के शीर्ष पे आ गए और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और मुंबई और मद्रास महत्वपूर्ण प्रांत था उस समय, तो मुंबई और मद्रास उसके गवर्नरों को उनके अधीन कर दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कौन आ गए, तो बम्बई और मद्रास के गवर्नर आ गए, है ना। और ये समझिए कि ये सुप्रीम हो गए, यहाँ के भारत में कंपनी के सुप्रीम अधिकारी बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए। इस अधिनियम के माध्यम से यह स्थापित किया गया। और वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। आप लोग जानते ही हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, है ना। और जो कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी शहर था, उसमें गवर्नर जनरल का ऑफिस बनाया गया और उसमें 4 सदस्यीय परिषद की सरकार स्थापित की गई। यानी फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी शहर में गवर्नर जनरल की ऑफिस स्थापित की गई, एक कार्यकारी परिषद बनाया गया 4 सदस्यीय, और गवर्नर जनरल उनके साथ मिल करके यहाँ की जो बंगाल का और मद्रास का और बम्बई का जो प्रेसिडेंसी शहरों का नियंत्रण स्थापित किया, उसके ऊपर शासन प्रशासन शुरू कर दिए, है ना। अब देखिए कार्यपालिका का निर्माण हो गया, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद और गवर्नर जनरल के माध्यम से एक न्यायपालिका का भी स्थापना किया गया। न्यायपालिका का यानी कोलकाता में 1774 ईस्वी में, इसी अधिनियम के द्वारा कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया और उसमें सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। और इसके अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई जिनके नाम थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई जिनका नाम था चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। अब देखिए कंपनी आया, शासन करने लगा। तो आप लोग जानते हैं कि आधुनिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, है ना। उसके बाद विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, और एक और है न्यायपालिका यानी जुडिशियरी, है ना। तो देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति कर दी गई गवर्नर जनरल उसके परिषद के माध्यम से।
एक सुप्रीम कोर्ट भी नियुक्त कर दिया गया, जुडिशियरी। लेकिन अभी भी भारत में लेजिस्लेचर की स्थापना नहीं हुई थी। लेजिस्लेचर कहाँ से हो रहा था? तो ब्रिटिश संसद इसको नियंत्रित कर रहा था, है ना। सॉरी। तो अब अगला देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को, महत्वपूर्ण है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। अब कंपनी के कर्मचारी कोई व्यापार नहीं करेंगे और कोई तरह का उपहार यानी घूस वगैरह, घूस समझते हैं ना आज का, जो आप ये मान के चलिए कि भारत में जो रिश्वत प्रणाली जो चल रही है, आज भी रिश्वत कमीशन का जो है ये देन अंग्रेजों का ही है। और सबसे इसका विभस्त उदाहरण 1765 से लेकर 1773 तक का था। कोई भी सरकारी काम बगैर घूस का नहीं होता था। तो इस कारण कंपनी के जो कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं उपहार लेने पर प्रतिबंधित किया गया इस अधिनियम के द्वारा। एक महत्वपूर्ण कदम था, है ना। और उसके बाद निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप बताए थे हम कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था 24 सदस्यीय, है ना, जो कि कंपनी को नियंत्रित करता था। तो वो कंपनी का जो निदेशक मंडल जो भी राजस्व यानी कि रेवेन्यू संबंधित, सिविल संबंधित या मिलिट्री संबंधित कोई भी जानकारी यहाँ प्रशासन व्यवस्था चल रहा है, उसको ब्रिटिश सरकार या संसद को देना उसको अनिवार्य कर दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी यहाँ के प्रशासन को कंट्रोल, मतलब कि ब्रिटिश सरकार यहाँ के प्रशासन को, कंपनी को कंट्रोल करती थी, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान था इस अधिनियम का, है ना। तो ये अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, ये महत्वपूर्ण है ना। तो इससे कई सवाल पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में। अब अगला हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण एक्ट जो है वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट कुछ रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया था। और इसमें जो विधि बनाने का अधिकार जो भारत के शासन से संबंधित या कलकत्ता जो बंगाल या मद्रास या बम्बई के शासन से संबंधित जो विधि बनाने का अधिकार था, वो मैक्सिमम अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को था, है ना। तो इस अधिनियम के द्वारा कोलकाता की सरकार यानी कि जो गवर्नर जनरल उसके परिषद के सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वो भी विधि बना सकते हैं, कुछ विधियां, नियम, उपनियम बना सकते हैं। तो कुछ विधि बनाने का अधिकार ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से दिया गया, ठीक है ना। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। अब अगला अधिनियम जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है ना। अब इस अधिनियम का नाम पिट्स क्यों पड़ा? तो ये उस समय ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के द्वारा, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। और इसमें जो प्रावधान किए गए उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, जो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जो 4 सदस्यीय था, उसको एक सदस्य घटा दिया गया, 3 सदस्यीय कर दिया गया, है ना, 3 सदस्यीय कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा देख सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रारंभ किया गया। अब दोहरा प्रशासन कैसा भाई? तो दोहरा प्रशासन ऐसा कि निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का नियंत्रण दिया गया। कंपनी जो व्यापारिक गतिविधि भारत में करेगी उसका नियंत्रण कौन करेगा? तो वो 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, जो कि जिसमें कंपनी के जो अंशधारक लोग थे और एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके माध्यम से गठन किया गया? तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठन किया गया सरकार के द्वारा। सरकारी लोगों को इसमें रखा गया जो कि कंपनी के प्रशासनिक गतिविधियों को नियंत्रित कर रही थी। ये देखिए महत्वपूर्ण है, व्यापारिक गतिविधियों का नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा और सरकारी गतिविधियों का नियंत्रण यानी प्रशासनिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, जिसमें 6 सदस्य थे और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी की प्रशासनिक गतिविधियों का नियंत्रण दिया गया, है ना। अब अगला महत्वपूर्ण इसमें क्या था कि जो कंपनी का क्षेत्र था
भारत में जो कंपनी का अधिकार क्षेत्र था, जितना क्षेत्र था, उसको ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। देखिए, ये ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश संसद इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से इसको ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, कंपनी का क्षेत्र नहीं कहा गया, ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो ये महत्वपूर्ण अधिनियम था, है ना। उसके बाद देखिए, एक और अधिनियम 1786 में लागू किया गया, 1786 का संशोधन अधिनियम। ये एक संशोधन अधिनियम था, ये कंप्लीट अधिनियम नहीं था। अब क्यों लाया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए, और कॉर्नवालिस ने काफ़ी सुधार किया, चाहे लैंड रिफॉर्म, स्थायी बंदोबस्त या गवर्नर जनरल प्रशासन में सुधार। कॉर्नवालिस ने कई सुधार किए, कई व्यवस्थाएं भारत में लागू की गई, है ना। तो इस अधिनियम के माध्यम से अब कॉर्नवालिस कोई भी काम किया जाएगा तो कॉर्नवालिस को इसमें कई अधिकार दिया गया, और विशेष परिस्थिति में कॉर्नवालिस को अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी गवर्नर, पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल उसका परिषद मिल करके बहुमत से निर्णय करता था, लेकिन अगर परिषद में बहुमत किसी और का है, गवर्नर जनरल के विरुद्ध है, और गवर्नर जनरल को इच्छा है कि कोई नियम निर्णय लागू करना है, तो वो परिषद के निर्णय को रद्द भी कर सकता था। ये महत्वपूर्ण निर्णय, वीटो पावर गवर्नर जनरल को मिल गया। और दूसरा, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई, है ना। गवर्नर जनरल प्रधान सेनापति बन गया यहाँ का, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा, जो कि 1786 का संशोधन अधिनियम है, इसको हम लोग कहते हैं। छोटे छोटे ये अधिनियम थे, लेकिन महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता रहा है ना। अब देखिए, हम लोग अब अगला जो चरण आते हैं, तो ये चार्टर्ड एक्ट का श्रृंखला शुरू होता है। 4 चार्टर्ड एक्ट, 4 चार्टर्ड एक्ट कंपनी के शासन काल में आया, और ये पहला इसका उदाहरण है 1793 का, है ना। तो इस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा सीधे कंपनी को 20 वर्षों के लिए, अगले 20 वर्षों के लिए भारत पर शासन करने का अधिकार दे दिया गया, कि कहा गया कि भाई आप भारत पर शासन कीजिए, यानी कि 1813 तक आप शासन कर सकते हैं, कहीं कोई पाबंदी आप पे नहीं लगाई जाएगी। ये ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को एश्योर कर दिया कि आपका शासन पे हम कोई तरह का पाबंदी नहीं लगाएंगे, आप शासन कीजिए भारत पे। और एक दूसरा महत्वपूर्ण इसमें निर्णय लिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, उसका वेतन भारतीय राजस्व दिया जाने लगा। वो ब्रिटिश अधिकारी लोग थे, लेकिन उनका वेतन कहाँ से मिलने लगा? तो भारत के राजस्व से, है ना। तो ये चार्टर्ड एक्ट 1793 की महत्वपूर्ण विशेषता थी, है ना। अगला एक्ट पे हम लोग आते हैं, चार्टर एक्ट 1813। यह महत्वपूर्ण अधिनियम है। अब इसके प्रावधान देख लेते हैं, क्या क्या है इसका प्रावधान। तो पहला प्रावधान क्या है इसका, कि सवाल बराबर पूछा है ना, कि कंपनी का भारत में व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब पहले क्या था कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो उसको भारत में व्यापार करने का एकाधिकार था। यानी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटेन की एक कंपनी थी जो भारत में व्यापार कर सकती थी, और ब्रिटेन की दूसरी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर, भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। उनको एक अधिकार था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का। लेकिन जब ये अधिनियम आया, तो इसमें कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन आंशिक पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया। क्या क्या छोड़ दिया गया? छोड़ दिया गया कि कंपनी चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में उनका एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए स्थापित रहा। यानी कि कंपनी, अगर जो कंपनी का व्यापार चीन के साथ हो रहा था उस समय, या पूर्वी देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया का अभी जो है, उस वहाँ उन देशों के साथ चाय का व्यापार हो रहा था कंपनी का, तो उस पर कोई दूसरी कंपनी का हस्तक्षेप नहीं होगा, कंपनी को एकाधिकार प्रदान रहेगा, है ना। और इसी अधिनियम के द्वारा अगला जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि जो कंपनी के अंशधारक थे, देखिए एकाधिकार समाप्त किया गया तो अंशधारकों को घाटा होगा, तो उस घाटे की भरपाई कहाँ से की गई? तो भारतीय राजस्व से 10% लाभांश उनको दिया जाने लगा, कि भारतीय रेवेन्यू में जो बचेगा, यानी सरप्लस रेवेन्यू बचेगा, उसमें 10% का जो लाभांश है वो कंपनी के अंशधारकों को, यानी कंपनी के डायरेक्टर्स को दिया जाएगा, है ना। अब इस अधिनियम के माध्यम से एक महत्वपूर्ण काम और किया गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, है ना। अब देखिए, ईसाई धर्म को स्थापना के लिए बहुत कृत संकल्प थे लोग पूरे देश में ईसाई धर्म, लेकिन ये लोग भारत में भी ईसाई धर्म को स्थापित करना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से कंपनी ने इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को भारत में ईसाई मिशनरियों को अपना धर्म प्रचार करने का अनुमति प्रदान कर दिया गया।
अब इस अधिनियम के द्वारा एक और महत्वपूर्ण कदम था कि वार्षिक बजट, यानी कि उस समय जो बजट बनता था उसमें 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया शिक्षा, विज्ञान और साहित्य के सुधार के लिए। अब देखिए, यहाँ भी हित अंग्रेजों का ये था कि वो चाहते थे कि भारत में उनको शासन करना था, तो शासन करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता थी। जो अंग्रेज कर्मचारी आते थे लंदन से वो काफ़ी महंगा, उनका वेतन काफ़ी उच्च होता था। तो यहाँ के नीति निर्माताओं ने ये कोशिश किया कि जो यहाँ के लोगों को ही अगर अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया जाए और उनको शिक्षित किया जाए तो सस्ते में हमें अच्छे कर्मचारी मिल जाएंगे। तो शिक्षा का प्रसार करने का बात किया गया इस अधिनियम के द्वारा। और दूसरा, विज्ञान और साहित्य की पर भी सुधार करने का बात किया गया। यानी इस अधिनियम के द्वारा जो भारतीय साहित्यों का गहन अध्ययन किया गया, भारतीय विधियों का अध्ययन किया गया, भारतीय विज्ञान का अध्ययन किया गया, और ताकि यहाँ के लोग जो इतिहास है, यहाँ की जो संस्कृति है उसको समझा जा सके, ताकि यहाँ शासन करने में काफ़ी सुलभ हो कंपनी को। तो इस कारण बजट में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया भारतीयों के लिए शिक्षा, विज्ञान और साहित्य में सुधार के लिए। देखिए, अंग्रेज जितना काम किए उसका मौलिक उद्देश्य तो था कि वो अपना ही लाभ हासिल करे, लेकिन चूंकि वो लाभ हासिल करने के सिलसिले में कुछ भलाई भारतीयों का ही करता चले गए, है ना। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण लाभ मिला अंग्रेजों को, मतलब कि अंग्रेज यहाँ एक महत्वपूर्ण काम किए, शिक्षा आदि का प्रसार के लिए महत्वपूर्ण काम किए, है ना। अब देखिए अगला, चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट श्रृंखला का अगला एक्ट जो था 1833 का एक्ट था, जिसमें महत्वपूर्ण इसलिए है ये कि इसमें व्यापारिक मामलों में, देखिए 1813 के चार्टर्ड एक्ट में आंशिक रूप से कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा पूरी तरह से कंपनी का एकाधिकार व्यापार के मामले में समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का एकाधिकार नहीं रहा व्यापार करने के लिए, अब और भी कंपनियां यहाँ भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। तो ये महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया 78। देखिए, और दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय, बराबर सवाल पूछा गया है। अब इसमें जो उस समय तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, है ना। अब देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीन क्या किया गया 1773 के एक्ट के द्वारा, बंगाल के अधीन मद्रास और बंबई को कर दिया गया था गवर्नरों को। लेकिन कंपनी धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार कर रही थी और पूरे भारत में अपना प्रांत बनाती जा रही थी कंपनी। तो इसीलिए कंपनी को लगा कि अब बंगाल का पदनाम के साथ साथ भारत का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया, यानी कि थोड़ा विस्तृत, थोड़ा ज़्यादा व्यापक पद दिया जाए। तो बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह पे भारत का गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल मिले। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और उनको भारत के सभी नागरिक एवं सैन्य अधिकार प्रदान किए। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में उनको नागरिक एवं सैन्य अधिकार प्रदान किया गया। देखिए, गवर्नर जनरल के बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो कई सवाल बन सकता है। जैसे पहला सवाल क्या बनेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद सवाल बनेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद सवाल बन सकता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। उसके बाद कहा जाएगा भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, है ना। पर बताएंगे आगे आप लोग को कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है ना। उसके बाद पुनः अगर पूछा जाए कि भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, है ना, तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। तो इतने सवाल गवर्नर जनरल और गवर्नर से बन सकता है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, है ना, महत्वपूर्ण। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया, यानी कि
जो भारत का गवर्नर जनरल, उसके अधीन जो सरकार बना, जिसका नियंत्रण ब्रिटिश कब्जे वाली संपूर्ण भारतीय क्षेत्र था, है ना। इससे पहले बंगाल के गवर्नर थे जिनका अधिकार किस पे था, तो मद्रास पे था और बंबई पे था। लेकिन जो अन्य क्षेत्रों पे कब्जा ब्रिटिश कंपनी ने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, उस सभी का नियंत्रण एक व्यक्ति के हाथ में आ गया। किसके हाथ में? तो भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया, और ये पूरे संपूर्ण क्षेत्र पर उनका कब्जा हो गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नर जनरल को देखिए विधायिका का असीमित अधिकार प्रदान किया गया, और उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या कहा जाने लगा? अधिनियम। अब चूंकि भारत में उस समय कोई लेजिस्लेचर नहीं था, कोई संसद वगैरह नहीं था, तो विधि बनाने का पूरा अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। भारत के संदर्भ में जो विधि बनता था, जो नियम उप विधि बनाया जाता था, वो सब गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया जाने लगा, है ना। और एक महत्वपूर्ण और इसमें चेंजेज आया कि गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसे विधि सदस्य कहा गया, है ना। और इस पद पर किसकी नियुक्ति की गई? तो लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई, लॉर्ड मैकाले। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इन्हें मत देने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया। जो 3 सदस्य थे वो कार्यकारिणी परिषद में मत देते थे, लेकिन इनको मत देने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। और एक महत्वपूर्ण और व्यवस्था किया गया इस अधिनियम के द्वारा कि अब भारत का जो कानून था उनको वर्गीकरण के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग क्या किया? तो भारत के जो प्राचीन कानून थे, मध्यकाल में जो कानून थे, उनका संकलन किया गया। भारत के विभिन्न कानूनों को एक व्यवस्थित किया गया। देखिए, इसी के द्वारा आईपीसी वगैरह आज भी चल रहा है, वो सब इसी के द्वारा बनाया गया था, ये व्यवस्थित किया गया था। जो आज भी कई कानून अंग्रेज शासन का प्रचलित है भारत में, कुछ सुधारों के साथ, कुछ संशोधनों के साथ, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है, ये विधि आयोग जिसने भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया, है ना। सिविल लॉ क्या होगा, क्रिमिनल लॉ क्या होगा, ये सब कानूनों का वर्गीकरण इसी आयोग के द्वारा किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को खत्म करने की बात कही गई, और 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में दास प्रथा को भारत से समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा बहुत बड़ी कुप्रथा थी, इसको समाप्त कर दिया गया सन कब? 1843 में। इसी अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि इसको समाप्त किया जाएगा, और समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बात यह कहा गया कि देखिए, इससे पहले जितने चार्टर्ड एक्ट आए थे उसमें यह कहा जा रहा था कि कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, या कोई विस्तार की बात नहीं कही गई। यानी कि ब्रिटिश ताज कभी भी कंपनी का शासन अपने हाथ से ले सकती थी, क्योंकि उसका 20 वर्षों का स्थायी विस्तार नहीं किया गया, है ना। और देखिए, लेकिन इस दौरान कंपनी का शासन चलता रहा, कहीं कोई अवरोध नहीं आई कंपनी के शासन में, है ना। और चार्टर्ड एक्ट, अगला जो एक्ट आया चार्टर एक्ट 1853, महत्वपूर्ण है ना। क्यों महत्वपूर्ण है? तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। पहले गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से कार्यकारी कार्य करते थे, और अब विधायी शक्ति पूरी तरह से गवर्नर जनरल में नियुक्त थी, उसी में निहित थी। तो गवर्नर जनरल को विधि बनाने का अधिकार था। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि विधायी यानी कि लेजिस्लेचर कार्य के लिए 6 नए पार्षदों की नियुक्ति की गई। देखिए ये, और जो कि एक छोटा सा संसद की तरह कार्य करता था। तो हम पहले बताए थे कि जो सरकार बनता है, जो कि एग्जीक्यूटिव सरकार बनता है, जो कि एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका प्लस विधायिका लेजिस्लेचर प्लस न्यायपालिका जुडिशरी। तो हम देख रहे थे कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की स्थापना कर दी गई थी, है ना। लेकिन कोई लेजिस्लेचर था नहीं, एक ही व्यक्ति में लेजिस्लेचर निहित था, वो गवर्नर जनरल में। तो अब इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के जो विधायी संबंधी कार्य हैं उसमें 6 नए पार्षद उसको उसमें सहायता करते थे, है ना। और ये विधायी यानी कि विधि बनाने संबंधी कार्य, उसमें ये 6 नए पार्षद सहायता करते थे, और इस 6 नए सहायता से ही गवर्नर जनरल इस कार्य को संपादित करते थे। और ये परिषद जो था वो एक छोटी सी संसद की तरह का, आज का संसद है ना बहुत बड़ा है ना, आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन ये संसद का एक छोटा सा रूप था जो कि गवर्नर जनरल के 6 सदस्यीय विधायी परिषद थी। और इस अधिनियम के द्वारा देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, खुली प्रतियोगिता व्यवस्था पर आधारित सिविल सेवकों की नियुक्ति
में स्थापित की गई, यानी खुली प्रतियोगिता व्यवस्था पर सिविल सेवकों की नियुक्ति, है ना। सिविल सेवक यानी लोक सेवक, नागरिक सेवक, है ना, उनकी नियुक्ति का प्रावधान, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो वो पहले क्या होता था कि ब्रिटेन में जो भी कंपनी के जो अधिकारी, जो भी डायरेक्टर्स हैं, उन्हीं के रिलेशन वाले, उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के सगे संबंधी, भाई भतीजा प्रशासन में, या जो कुछ पैसे के आधार पर भी नियुक्त होते, जो कंपनी को कुछ पैसा दे दिया उसको पद दे दिया गया, यानी पदों की बिक्री, खरीद बिक्री होती थी। यानी ये स्पॉइल सिस्टम था, स्पॉइल सिस्टम था, ये स्पॉइल सिस्टम, लूट प्रणाली इसको हम लोग कहते हैं, कि आप पद का खरीद बिक्री कीजिए, अपने भाई भतीजावाद के आधार पर पदों को बांट दे, है ना। लेकिन पहली बार खुली प्रतियोगिता, ओपन जो एग्जामिनेशन सिस्टम के आधार पर सिविल सेवकों की नियुक्ति का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। और इस पर विचार के लिए, मतलब कैसे व्यवस्था का, इसके लिए 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, है ना। तो देखिए, ये जो खुली प्रतियोगिता व्यवस्था इंग्लैंड में भी स्थापित नहीं थी, वहाँ पहले भी एक स्पॉइल सिस्टम थी, लेकिन इंग्लैंड में पहली बार 1853 में नॉर्थ कोट ट्रेवेलियन प्रतिवेदन के आधार पर ब्रिटेन में भी खुली प्रतियोगिता व्यवस्था पर आधारित सिविल सेवकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और उसके एक साल बाद मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, जो भारत में खुली प्रतियोगिता के आधार पर सिविल सेवकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और इसमें एक महत्वपूर्ण था कि इसमें भारतीयों को भी भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इससे पहले भारतीयों को नीचे का पद दिया जाता था, लेकिन सिविल सेवक ने ICS, उस समय सिविल सेवा में सबसे महत्वपूर्ण पद ICS का होता था, ICS, इंडियन सिविल सर्विस, जो कि आगे IS है, और उस समय IP होता था, IP, इंडियन पुलिस, जो कि आजकल IPS है। आजकल क्या है, IAS और IPS, है ना। तो उस समय ICS होता था और IP होता था, इंडियन पुलिस और इंडियन पुलिस सर्विस, यानी इंडियन सिविल सर्विस, है ना। तो अब ये खुली प्रतियोगिता व्यवस्था पर, और भारतीयों को भी इसमें नियुक्ति का अधिकार मिल गया, है ना। भारतीय लोग भी इसमें प्रवेश परीक्षा में भाग लेने लगे। तो ये महत्वपूर्ण अधिनियम 1853 का है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। तो हम लोगों ने देखा इस आज के क्लास में कि कई महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियमों के माध्यम से जो कंपनी के शासन को भारत में रेगुलेट करने का प्रावधान किया गया। उसके बाद महत्वपूर्ण एक्ट आया, जिसको हम लोग कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण एक्ट आया जिसको हम लोग कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद जो महत्वपूर्ण एक्ट आया उसको 1786 का संशोधन अधिनियम आया, है ना, कॉर्नवालिस के संबंध में। उसके बाद चार्टर्ड श्रृंखला शुरू हुआ, चार्टर्ड एक्ट 1793 का। उसके बाद 1813 का चार्टर्ड एक्ट। उसके बाद 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया, है ना, 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया। उसके बाद पुनः एक चार्टर्ड एक्ट आया 1853 का, जो कि चार्टर्ड श्रृंखला का सबसे अंतिम एक्ट था, है ना। और इस देखिए, अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जो कंपनी का शासन किस तरह से ब्रिटिश ताज के शासन में परिवर्तित हुआ, और कंपनी का जो शासन करने का अधिकार भारत में समाप्त कर दिया गया। इसके पीछे कुछ, उसका बैकग्राउंड में भी कुछ कारण थे। और उसके बाद कई महत्वपूर्ण अधिनियम, जैसे 1858 का, 1861 का, है ना, महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए, जिसमें मार्ले मिंटू, मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड, और 1935 का महत्वपूर्ण अधिनियम, जो कि भारतीय संविधान का आधार है। उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में, जिस दौरान ताज का शासन भारत पर स्थापित रहा। और आज हम लोग देखें कि कंपनी के शासन के दौरान ब्रिटिश संसद ने कौन कौन से अधिनियम पारित किए, और इस अधिनियमों का क्या भारतीय संविधान के विकास में योगदान रहा। तो निश्चित रूप से योगदान था, और इसके माध्यम से धीरे धीरे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का रूप प्रकट होता गया, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की, जो कि भले ही उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये अधिनियम, लेकिन वो भी एक लोकतांत्रिक संस्था थी। वो भले ही ब्रिटेन की थी, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया ये अधिनियम भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाया। तो अगले क्लास में हम लोग
मिलेंगे और जिसमें ताज के शासन के दौरान जो भी अधिनियम पारित किया गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो आज के क्लास का जो PDF फाइल है वो शिक्षालय के टेलीग्राम लिंक पर आप लोग को उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप इसको डाउन। साथ ही इस लेक्चर के संबंध में अगर कोई आप लोगों का सुझाव है, कोई तरह की समस्या है, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं और हम शिक्षालय इस पर बिल्कुल ध्यान देगा और आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगा। तो मिलते हैं पॉलिटी के अगले क्लास में। धन्यवाद।